इनके अरुण मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स में जो लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, ऐसे में निफ्टी बैंक निफ्टी पर नजरिया क्या बन रहा है? गुड आफ्टरनून। तो जहाँ तक निफ्टी की बात है, एक अच्छी तेजी के बाद हमें लग रहा है कंसोलिडेशन फेज यहाँ से शुरू होना चाहिए मार्केट में। बट कोई भी करेक्शन आता है 11,350 11,400 के पास एक बेस्ट लेवल होगा निफ्टी को लॉन्ग करने के लिए। मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा करेक्शन निफ्टी में आने वाले दिनों में आ सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी 11,400 11,420 के पास अगर आपको निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली बाई करें। नीचे में 11,360 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 11,500 11,550 ये दो लेवल तक आप निफ्टी को लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं। ओके, तो ये लेवल्स हैं और निफ्टी पर फिलहाल खरीदारी की राय के हिसाब से स्ट्रेटजी बनती हुई दिख रही है। लेकिन रुपए में आज एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और लगातार जबरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। रुपए में लगातार मजबूती देखने को मिली है। अगस्त 2018 के बाद पहली बार डॉलर के मुकाबले रुपया 69 के नीचे फिसला है। रुपए में क्यों आई है तेजी और इससे किसे होगा फायदा, ये बताने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट संदीप ग्रोवर जी। संदीप, बताएं ये तेजी का कारण क्या है और किसे फायदा होगा इस तेजी से? देखिए, पहली बात तो जो विदेशी निवेशक है एफपीआई, उनकी ओर से बड़ी खरीदारी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रही है। अगर आप इसी मार्च महीने की बात करें तो 18,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी उनकी ओर से हो चुकी है। शुक्रवार को ही करीब 4,2500 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी थी और अगर आप इसमें फरवरी महीने का आंकड़ा भी जोड़ लें तो करीब 36,000 करोड़ रुपए ये आंकड़ा है जो कि एफपीआई ने भारतीय बाजारों में निवेश किया है। तो वो एक बड़े पैमाने पे डॉलर जो इंडिया में आ रहे हैं उसकी वजह से आप देखिए रुपए में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ घरेलू फैक्टर्स भी हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। व्यापार घाटे के आंकड़े जो आए थे वीकेंड पे उसमें आप देखिए कमी देखने को मिली है। 960 करोड़ डॉलर के आसपास का नंबर रह गया ये। और खास तौर पे जो डॉलर गोल्ड इंपोर्ट होता है भारत में उसमें देखिए करीब 11% के आसपास की कमी देखने को मिली है। महज 258 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है। तो वो एक फैक्टर है जो कि मदद कर रहा है। उसके साथ साथ आप जो विदेशी फैक्टर्स हैं उसमें आप देखिए, पहली बात तो यूएस चीन के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो अब सुलझने की स्थिति में है। उम्मीद ऐसी बन गई है कि शायद दोनों देशों के बीच में टेम्पररी सही एक एग्रीमेंट होने की कगार पे आ गए हैं चीजें। साथ ही साथ आप देखिए ब्रेंट क्रूड की जो कीमतें हैं $67 के आसपास स्थिर हैं। यही हमें चाहिए कि रुपया मजबूत हो रहा है और उसके साथ साथ अगर क्रूड स्थिर रहता है तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो अगर घटेगा नहीं तो कम से कम बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। और उसके साथ साथ यूएस में कल से जो 2 दिन की बैठक शुरू हो रही है फेड की, उसमें अगर आप देखें तो खासतौर पे जो दरें बढ़ने की आशंका है वो लगभग ना के बराबर है। और हमारी जो आरबीआई है उनकी ओर से तो कदम लगातार देखने को मिल रहा है। एक डॉलर स्वैप विंडो भी खुलने वाला है 1 अप्रैल को। तो बड़ा इंपैक्ट है जो कि घरेलू और विदेशी फ्रंट पे देखने को मिला, जिस वजह से रुपया मजबूत होता हुआ दिख रहा है। अब सवाल है कि इसका फायदा किसको होता हुआ दिखेगा। पहली बात तो ये है जो इंपोर्ट करती हैं कंपनियां, बड़े पैमाने पे क्रूड इंपोर्ट होता है और वो ओएमसीज करती हैं। रुपए जैसे मजबूत हो रहा है तो आईओसी देखिए 4% मजबूत है। बीपीसीएल और एचपीसीएल भी उस पार्टी को ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं। एमआरपीएल चेन्नई पेट्रो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखिए जिनका विदेशी कर्ज बहुत ज्यादा है उनके लिए भी कहीं ना कहीं राहत की बात है। इसमें आप रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए, रिलायंस पावर, भारतीय एयरटेल, सिंटेल इंडस्ट्रीज, इनके बड़े पैमाने पे विदेशी कर्ज है तो इनको राहत देखने को मिलेगी। कोयला इंपोर्ट जो करती है कंपनियां, जिसमें अदानी पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी है। और ध्यान दीजिए ऐसी कंपनी जो कि रॉयल्टी का भुगतान करती है, जिसमें आप मारुति को जोड़ सकते हैं, एचयूएल, हिताची, कोलगेट, नेस्ले जैसी कंपनियां, इनके लिए भी बहुत राहत की बात है क्योंकि इनके जो रॉयल्टी का भुगतान है उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के इंपोर्ट वाली कंपनियां और जो रॉयल्टी पेमेंट करती हैं उनके लिए बड़ी राहत की बात है। ओके संदीप, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अरुण, आपसे जानना चाहूंगी रुपए में जो मजबूती का दौर देखने को मिल रहा है, आउटलुक आपका रुपए पर क्या है? जैसा संदीप जी ने कहा, जो मेजर जो इशू है जिस वजह से रुपये में काफी अच्छा अप्रिशिएशन नजर आ रहा है वो है एफआईआई फ्लोज और जो एफआईआई फ्लोज इंडियन मार्केट्स में आ रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से भी अगर एफआईआई फ्लोज और बढ़ते हैं तो 68 तक रुपया नीचे में आ सकता है। तो यहाँ से अगर किसी को पोजीशन लेना है तो 69.2 के स्टॉप लॉस से आप ले सकते हैं। नीचे में 68 तक का लेवल आपको रुपये में देखने को मिल सकता है। ओके, तो खरीदारी का मन यहाँ पर बनाया जा सकता है। 68 टारगेट्स देखते हुए 69 स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा। जेट एयरवेज को लेकर एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। आज 3 बजे एतिहाद एसबीआई की बैठक होने जा रही है। एतिहाद के सीईओ टोनी डगलास की एसबीआई चेयरमैन के साथ आज बैठक होगी जो कि 3 बजे होने जा रही है और जेट एयरवेज के रेजोल्यूशन प्लान को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। जेट एयरवेज के काउंटर पर एक बार नजर बना लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूज बेस्ड इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं इस बैठक के बाद। 236 के लेवल्स पर फिलहाल यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अजय का सवाल देख लेते हैं, झारखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय कॉर्प पर इन्होंने सवाल पूछा है। करीब 650 शेयर्स की खरीद यहाँ पर इन्होंने की है 115 के लेवल्स पर। एक बार बताएं जरा जय कॉर्प के काउंटर पर आपकी राय क्या होगी। इनफैक्ट अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय नमस्कार, सवाल पूछें। हेलो जी बताएं। मैंने
650 शेयर खरीदा, इसे होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? मैं होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, और आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, होल्ड पोजीशन मेंटेन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, राइट? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। अरुण बताएं, जयकॉर्प 115 इनके एंट्री लेवल्स, 110 के लेवल्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं, क्या किया जाए? देखिए जैकॉब में इसका ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, अभी भी कंसोलिडेशन मोड में स्टॉक चल रहा है। मुझे लग रहा है 107 106 के पास अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आपको डेफिनेटली इसको स्टॉक को एवरेज करना चाहिए। नीचे में जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 101 के आसपास आप लगा सकते हैं, और जैसे ये स्टॉक 115 116 का लेवल ऊपर में निकालेगा, मुझे लग रहा है 125 से 130 का लेवल भी आपको मिल सकता है। तो डिप पे डेफिनेटली एवरेज करें, 101 का स्टॉप लॉस लगाए और 125 टू 130 का टारगेट लगा के इस पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बिल्कुल यहाँ पर बनाकर रखें। 110 के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहा है, एवरेजिंग की सलाह यहाँ पर आपको बनती हुई दिख रही है। 125 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। प्रकाश हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। प्रकाश नमस्कार, सवाल पूछें। ये मैडम मेरे पास चेन्नई पेट्रो है 100 शेयर, ठीक है, 345 रुपए 60 पैसे का जी, और जैन इरिगेशन है 180 शेयर, ये भी 86 रुपए करीब है। 86 आपके एंट्री लेवल्स जैन इरिगेशन पर, 86 जी। ठीक है, लंबी अवधि के निवेशक हैं आप? हाँ, लंबी अवधि की। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। अरुण, एक तो जैन इरिगेशन 135 शेयर्स की खरीद 86 के लेवल्स पर की है। 61 के स्तर जैन इरिगेशन में देखने को मिल रहे हैं, करीब 1.5% की गिरावट है आज के सत्र में। और चेन्नई पेट्रो यहाँ पर 100 शेयर्स खरीदे इन्होंने, 345 इनके एंट्री लेवल्स हैं, 266 के स्तर पर चेन्नई पेट्रो में कामकाज हो रहा है। जैन इरिगेशन, चेन्नई पेट्रो, दोनों ही काउंटर्स आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए दोनों स्टॉक इन्होंने मिड कैप कैटेगरी के चुने। अगर आप ओवरऑल मार्केट देखें, मिड कैप्स का ये मार्केट काफी अच्छा नजर आ रहा है। आने वाले 1 से 1.5 महीने तक इनमें दोनों में भी तेजी रह सकती है। पर जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात है, चेन्नई पेट्रो में काफी अच्छा आपको रुझान नजर आ रहा है। अगर आप एवरेजिंग कर सकते हैं तो चेन्नई पेट्रो का डेफिनेटली करंट लेवल पे एवरेज करें। और जहां तक जैन इरिगेशन की बात है, मुझे लग रहा है जैन इरिगेशन पे कोई भी उछाल पे एग्जिट करें। जैन इरिगेशन पे एग्जिट करने के बाद एनसीसी में आप स्विच हो जाइए। मुझे लग रहा है एनसीसी यहाँ से काफी अच्छा और परफॉर्मेंस जैन इरिगेशन के तौर पर दिखा सकता है। तो चेन्नई पेट्रो को डेफिनेट करंट लेवल पे एवरेज करें और जैन इरिगेशन को एग्जिट करके एनसीसी में स्विच हो जाए। ठीक है, तो प्रकाश एनसीसी के काउंटर पर एक बार नजर बनाए। 105 के लेवल्स पर फिलहाल ये आपको मिल रहा है, और जैन इरिगेशन से एग्जिट कर जाए। एनसीसी लिमिटेड पर एक बार नजर बनाए और यहाँ पर निवेश का नजरिया आप बना सकते हैं। साथ ही चेन्नई पेट्रो पोजीशंस को मेंटेन करनी है, एवरेज करने के बारे में यहाँ पर आपको सोचना है। सूरज हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। सूरज नमस्कार, सवाल पूछें। जी मैम, एक्चुअली मेरे पास 130 के प्राइस पे स्पाइसजेट के 200 शेयर्स है। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट जो एविएशन मार्केट का आगे का फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा उस स्पेस में मैंने लिए थे, बट नाउ द प्राइस इज गॉन वेरी लो। सो आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब शैल आई होल्ड और सेल देम। और सूरज, आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया? जी नहीं। इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। I have taken it for long term, तो ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। अरुण, स्पाइसजेट 129 इनके एंट्री लेवल्स हैं, 78 के स्तर पर फिलहाल कामकाज, आधे प्रतिशत के ऊपर की खरीदारी आज के सत्र में है, लेकिन ये नुकसान झेल रहे हैं। 200 शेयर्स खरीदे हैं, इनकी राय क्या होगी? देखिए जहां तक एविएशन स्पेस की बात है, इंडिगो में काफी अच्छा रुझान आपको नजर आ रहा है। जहां तक स्पाइसजेट और जेट एयरवेज की बात है, दोनों स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में और अच्छा करेक्शन स्टॉक में देखा गया है। अगर स्पाइसजेट में आपके ओवरऑल चार्ट की बात करें, 75 टू 74 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक के लिए, जब तक वो सपोर्ट ब्रीच नहीं करता आपको एग्जिट की सलाह नहीं रहेगी। आने वाले 2 से 3 महीने में अगर स्टॉक 90-92 के लेवल्स में मिलते हैं तो आपको वो स्टॉक एग्जिट करना है। तो करंट लेवल पे होल्ड करें, 74 का स्टॉप लॉस लगाएं, और 90-92 लेवल्स भी आते हैं तो अपनी पोजीशंस में एग्जिट कर लें। चलिए 92 के लेवल्स का इंतजार करें और यहाँ पर एग्जिट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। करंट लेवल्स पोजीशंस को बनाकर रखें, ये राय आपके लिए।